कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को पत्र लिखकर इन दावों पर गौर करने और दिशा निर्देशों में बदलाव करने की गुजारिश की है। WHO ने पहले कहा था कि इस वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है, ये सिर्फ थूक के कणों से ही फैलता है। ये कण कफ, छींक और बोलने से शरीर से बाहर निकलते हैं। ये इतने हल्के नहीं होते कि हवा के साथ दूर तक उड़ जाएं। वे बहुत जल्द ही जमीन पर गिर जाते हैं। गलवान घाटी में चीन ने अपनी सेना 2 किलोमीटर पीछे बुला ली है। चीन ने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे के 2 दिन बाद रविवार को उठाया। हालांकि इन 2 घटनाओं के बीच एक और अहम कड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर बात की थी। रविवार को हुई इस बातचीत के कुछ ही घंटे बाद चीन ने सेना वापस बुलाने का फैसला लिया। चर्चा में इस बात पर जोर रहा कि फिर से शांति बहाल हो और भविष्य में गलवान जैसी घटनाएं रोकने के लिए साथ मिलकर काम किया जाए। नेपाल में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार पर संकट है। ओली को चीन का करीबी माना जाता रहा है। ओली सरकार को बचाने में बीजिंग अपनी काठमांडू एम्बेसी के जरिए काफी एक्टिव नजर आ रहा है। नेपाल में हो यांकी चीन की एम्बेसडर हैं। रविवार को उन्होंने पूरा दिन सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। शुक्रवार को वो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मिली थी। मई में भी ओली सरकार गिरने का खतरा था। तब भी हो यांकी ने विरोधी गुट के नेताओं से मुलाकात कर सरकार बचाने में अहम रोल अदा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केसों की लिस्टिंग में पक्षपात का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा और SA नजीर की बेंच ने ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए रीपल कंसल पर 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बेंच ने कहा था कि इस तरह की याचिकाओं का ट्रेंड बन गया है। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों में कोई आधार नहीं है। कंसल ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री अधिकारी केसों की लिस्टिंग के दौरान प्रभावशाली वकीलों और याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत पर मई 1950 से चीन का कब्जा है। तिब्बत में एक इलाका है टक्सटर। ये वही इलाका है जहां आज से 85 साल पहले 6 जुलाई 1935 को लामो दोंडुप का जन्म हुआ था। दरअसल लामो दोंडुप बौद्धों के 14वें दलाई लामा हैं। दुनिया उन्हें लामो दोंडुप से कम और दलाई लामा के नाम से ज्यादा जानती है। लामो दोंडुप जब 6 साल के थे तभी 13वें दलाई लामा थुप्तीन ग्यात्सु ने उन्हें 14वां दलाई लामा घोषित कर दिया था। दलाई लामा 13वें दलाई लामा थुप्तीन ग्यात्सु के जैसे दिखते थे। इसके बाद धर्म गुरुओं ने दलाई लामा को धार्मिक शिक्षा दी। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। चीन को लगता है दलाई लामा उसके लिए बड़ी समस्या है। यही वजह है कि दलाई लामा जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो चीन आधिकारिक बयान जारी कर इस दौरे पर आपत्ति जताता है।